नमस्कार। रिपोर्टर दीदी की क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जो अपनी बात रखते हैं या जो भी पाठ आपके सामने रखते हैं, स्लाइड्स के जरिए भी रखते हैं और बातचीत के जरिए भी रखते हैं। तो आज की जो बात हम रखना चाहेंगे वो बातचीत के जरिए ही रखना चाहेंगे। परिचर्चा या यूं कहें कि एक दूसरे से रूबरू होना, इंटरैक्टिव होना, ये बहुत ज़रूरी है। महिला पत्रकारिता पर बात करना चाहूँगी। महिला पत्रकारिता के इतिहास पर उसका तो एक पूरा चैप्टर है जिस पर अलग से बात होनी चाहिए। उस पर हम अलग से बात करेंगे भी जब हम पत्रकारिता का इतिहास विषय उठाएंगे। लेकिन मैं जो आपसे आज बात करूँगी या जो भी आपको बताऊँगी, आज अपने आसपास के जो अनुभव मैंने देखे हैं, जो डूज एंड डोंट्स हो सकते हैं, जिन बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए, खास तौर से नई लड़कियों को जिनके लिए सब कुछ नया नया है, उनको ध्यान में रखकर मैं कोशिश करूंगी कि आज 2-4 बातें बातचीत के जरिए आपके सामने रखूं। अगर हम अब अनुभव की बात करें तो मैं अपने अनुभव से ही बात करूं तो मैं जब आई थी तो मैं पहले ये साफ कर दूं कि मुझे तो पत्रकार बनना ही नहीं था। और मैं जब पत्रकारिता में आई तो मुझे ये तक नहीं पता था कि पत्रकारिता होती क्या है। हमने विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी लेकिन वो काफ़ी अकादमिक थी और पत्रकारिता के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया था कि ऐसा होता है, लेकिन वो पत्रकारिता मूल रूप से कैसी होती है, वो क्या एक कार्य क्षेत्र है जिसमें काम किया जा सकता है, इस चीज़ का आइडिया मुझे नहीं था। और जो पृष्ठभूमि है वो ऐसी रही है कि एक तय समय के बाद हमें घर से बाहर रहने की अनुमति नहीं थी। पढ़ाई के दौरान भी ये चीज़ थी। तो हम अपनी जो ज़िंदगी रही है उसके पहले जो है, मुझे ये भी नहीं पता था कि हावड़ा क्या होता है और सियालदह क्या होता है। कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, या कॉलेज से विश्वविद्यालय, या 1-2 संस्थान जो आसपास के थे जहाँ पे हम अपने शिक्षकों के ज़रिए जाया करते थे। ज़िंदगी इतनी तक ही थी। और सच पूछिए तो मुझे तो पत्रकार बनना भी नहीं था, मुझे प्रोफेसर बनना था। और इसके लिए स्पेशल ऑनर्स की पढ़ाई भी की थी मैंने, लेकिन परिस्थितियों ने कुछ ऐसा रंग बदला कि मुझे तो लगता है कि मैंने पत्रकारिता को नहीं चुना, पत्रकारिता ने मुझे चुन लिया। तो यही हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि एक पहला तो मुझे कुछ भी कलकत्ता का कोई आइडिया नहीं था कि कोलकाता कहाँ जाना है, कैसे जाना है। और दूसरी बात है कि बात करने में मैं बात करती थी, सवाल उठाती थी, लेकिन एक बार की नई चीज़ों से जुड़ जाना या बात कर लेना, ये थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ी सी हिचक थी। वो हिचक मेरे अंदर आज भी है। जल्दी हम वो नहीं हो पाते हैं, हम अपनी बात रख नहीं पाते हैं। तो ये 2 चीज़ें थी। और मैं हिंदी साहित्य की छात्रा थी। धड़ाधड़ अंग्रेजी बोली जाती थी, प्रेस विज्ञप्तियाँ वगैरह भी होती थी, तब उतना समझ में नहीं आता था। यानी आप कह सकते हैं कि अनुभव के नाम पर मैं शून्य थी। लेकिन मेरे साथ प्लस पॉइंट था कि मैं साहित्य की छात्रा थी और अनुवाद मेरा ज़बरदस्त था। तो ये मेरी हिंदी अच्छी थी। तो अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आप क्या करेंगे, तो मैं बता दूं कि साहित्य जो है आपका बैकबोन बन सकता है, यानी साहित्य आपकी ताकत बन सकती है। तो इस चीज़ को लेकर आप उदास मत रहिए कि साहित्य है तो आप पत्रकारिता में क्या काम करेंगे या कितनी काम आएगी। बल्कि मुझे साहित्यिक पृष्ठभूमि होने के नाते इस बात से मदद मिली कि मुझे वाक्य बनाने के लिए सोचना नहीं पड़ता था। मेरी हिंदी बहुत अच्छी है और ये मैं मानती हूँ क्योंकि मुझे लिखने से पहले सोचना नहीं पड़ता है।
और कविताएं चूंकि आती हैं तो इन कविताओं का उपयोग भी मैं हमेशा कई बार करती थी। कई बार मैं अपने हिसाब से लिख भी डालती थी चीज़ों को ध्यान में रखकर, यानी एक रोचकता चीज जो है वो आ जाती थी। तो हम जो कूदे थे वो मैदान में सीधे आए थे। ऐसा कोई जो गॉड फादर बोल के कोई चीज होती है, तो गॉड फादर जैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ श्री राम मंदिर पुस्तकालय में श्री मोहन तिवारी भैया हैं, उनसे बहुत मदद मिली। इनफैक्ट उन्होंने ही मुझे भेजा। तो मैं ये बता दूं कि जो लड़कियां आती हैं उनमें हिचक अगर होती है तो इस हिचक को तोड़ने का क्या तरीका है। इस हिचक को तोड़ने का तरीका है कि आप आईने के सामने रखिए और आपके अंदर जो हीनता बोध है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, पहले इस भाव को अपने आप से निकालिए और रोज अपने से आईने में देखकर खुद से बात कीजिए। खुद से बात कीजिए जैसे आप किसी का साक्षात्कार ले रहे हों या खुद से बात कर रहे हों। अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। आप चाहे कितने भी नर्वस हों, आपके बॉडी लैंग्वेज से वो दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिक्कत होती है कि जहां लोगों ने एक बार समझ लिया कि आपके अंदर ये कमजोरी है तो फिर वो आपको अपने हिसाब से नचाने लगते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। या लड़की हो या आप छात्र हो या छात्रा हो या युवक हो या युवती हो, आप कोई भी हो, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए। आत्मविश्वास बहुत कुछ नहीं आने के बावजूद भी उस समय थोड़ा सा बढ़ा हुआ ही था। और मैं जब आई थी तो उस समय फैक्स मशीनों का ज़माना हुआ करता था, इंटरनेट नहीं थे। तो कोई भी कुछ भी खोजना होता था तो लंबी सी जो टेलीफोन डायरेक्टरी हमें दी जाती थी, और उस टेलीफोन डायरेक्टरी में भी कहते हैं ना कि भूस में से कोई एक सुई निकालना, तो वो होता नहीं था, तो डांट भी पड़ती थी। खैर वो अपनी अलग बात है। तो सवाल ये है कि हमने सीखा कैसे, हम इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आप अगर पत्रकारिता में प्रवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपके पास चारों ओर सुविधा है। अपने आप की जो अपने आसपास की जो समसामयिक चीज़ें हैं उन पर नज़र रखिए, अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए, अपनी भाषा शैली को मजबूत कीजिए। और अगर आपको कोई भाषा अगर नहीं आती है तो उसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भाषा आती है, जैसे कहते हैं ना कि हमारा जो पेपर आता है, जो नहीं आता है अगर उसको लेकर सोचेंगे तो जो आता है वो भी छूट जाएगा। तो इस पर फोकस मत कीजिए कि आपको क्या नहीं आता है, आप ये देखिए कि आपको क्या आता है और आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आपकी हिंदी मजबूत है तो आप हिंदी पे ही काम कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई चीज़ जानते हैं तो इसके साथ साथ कोई चीज़ नहीं सीख सकते हैं या इसके लिए किसी प्रकार की डिग्री ही चाहिए। कई बार हम अपने आसपास की चीज़ों को देखकर भी सीखते हैं। जैसे कि अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है या कि बांग्ला सीखनी है, और बांग्ला सीखनी अगर आप बंगाल में है या किसी भी राज्य में है, तो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा जानना किसी भी पत्रकार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तो जब आपकी भाषा की जानकारी बढ़ेगी तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और इसका फायदा पत्रकारिता में खास तौर से अगर आप लोकल लैंग्वेज जानते हैं या क्षेत्रीय भाषा जानते हैं, ये होगा कि आप ग्राउंड लेवल पे जाके काम कर सकेंगे। क्योंकि अगर अंग्रेजी ब्रिटिश काउंसिल में चलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुंदरवन के किसी गांव में आप किसी किसान में अंग्रेजी से ही बात करेंगे। आपको वहाँ पे बांग्ला बोलनी होगी, या वो जो भी राज्य होगा उस राज्य की जो भाषा है वो बोलनी होगी, या फिर आप हिंदी में बात कर सकते हैं अगर हिंदी आती है सामने वाले को तब। लेकिन मेरा सुझाव है कि जो भी क्षेत्रीय भाषा है आपकी, उसको जानिए और बोलिए। आप ये मत दिखाइए, क्योंकि ये आपका प्लस पॉइंट हो सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि इससे कम्युनिकेट करने में बहुत मदद मिलती है।
और एक भावनात्मक लगाव भी होता है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे हम किसी विदेश में चले गए और हमसे किसी ने हिंदी में बात कर दी या हमारी भाषा में बात कर दी, तो हम भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं और तब वहाँ आपके लिए काम आसान हो जाता है, क्योंकि आप जो स्टोरी निकालना चाहते हैं या जिससे साक्षात्कार लेना चाहते हैं वो आपके साथ खुलकर बात करेगा। तो सबसे पहली जो बात है कि अपना हीनता बोध जो भी है वो निकालिए और आईने के सामने कोशिश कीजिए, बात कीजिए। ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है, आप करेंगी तो हो जाएगा। और अपने दिमाग में ये रखिए कि यू आर द बेस्ट। मतलब ये सोचना है, आईने के सामने सोचना है, ऐसा व्यवहार में लाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ है। तो इससे आप भाषा शैली को मजबूत करने के लिए आजकल यूट्यूब बहुत सारे हैं, उसमें बात कीजिए या आईने के सामने भी बात कीजिए, अपनी गलतियों को देखिए। और अगर आपके पास संभव है तो एक बैकलॉग बनाइए जिसमें अलग अलग वेबसाइट हों, जो भी अलग अलग फील्ड्स हों। तो आजकल जो वेबसाइट के लिंक होते हैं उनसे सुविधा ये होती है कि एक लिंक पे जाते ही आपको सारी जानकारी आपको मिल जाती है। तो वो चीज़ रखिए। तो यानी आपके संपर्क मजबूत होने चाहिए। लड़कियों के साथ फील्ड में ये दिक्कत आती है कि जब हमारे समय भी, और ये समस्या आज भी है, कि उनको पचा पाना ही पुरुष सहकर्मियों के लिए और कई बार दफ्तर के लोगों के लिए भी आसान नहीं होता। वो आपको दफ्तर की राजनीति में घुसाने की कोशिश करेंगे। कई बार ये भी होगा कि आपको बेवजह उकसाने की कोशिश की जाएगी। कई बार ये भी होगा कि आपकी मेहनत को मटिया मेट करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा किया जाएगा कि आपको एक काम दोबारा करना पड़ेगा। तो ये होता है, मैं ये बता रही हूँ आपको कि ये हर क्षेत्र में होता है और आपको इस दफ्तर की राजनीति के लिए मानसिक तौर पर खुद को मजबूत बनाना होगा। लड़कियों को मैं ये कहूँगी और कि जब कोई ज़रूरत से ज़्यादा सपने दिखाए तो उससे बहुत ज़्यादा सावधान हो जाइए, क्योंकि आज की दुनिया में बगैर फायदे के कोई किसी का साथ नहीं देता। आप सोचेंगे कि आप इसके ज़रिए आपको ऑफिस में आपका प्रमोशन हो जाएगा, ये ऐसा होगा। ये लॉन्ग टर्म में जाके आपके लिए बहुत परेशानी खड़ी कर सकता है, क्योंकि इसके बाद ये होगा कि एक तो आप में आलस आ जाएगा, सीखने की ललक कम हो जाएगी, क्योंकि बिना कुछ किए अगर कुछ मिलता है तो हम उसकी कदर करते नहीं हैं, सीखना कम कर देते हैं और एक दायरे में कैद हो जाते हैं। मतलब यूं सोचिए कि आप आसमान में उड़ती हुई आई थी और आपने अपने आप को एक पिंजरे में कैद कर लिया। सबके साथ समान व्यवहार कीजिए, इज्जत से पेश आइए, लेकिन बदतमीजी बर्दाश्त मत कीजिए। ये फील्ड पे होता है। बहुत से लोग आपको बताना चाहेंगे कि वो आपकी तुलना में कितने महान हैं या उनको कितना आता है। अगर वो अनुभव तक है या कोई अनुभवी आदमी कह रहा है तो सीखिए, लेकिन अगर कोई बखान कर रहा है, हाँ कर रहा है, आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, तो सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए। और लड़कियों की जो सिक्स सेंस है, जो छठी इंद्रिय है, वो बहुत मजबूत होती है। उसको काम में लाइए। दफ्तर की राजनीति में जितना कम से कम उलझें उतना आपके लिए बेहतर है। संभव है तो बीच में रहने की जगह किनारे से निकलने का रास्ता निकालिए। किसी चीज़ में पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको सीखते रहना है। किसी भी ऑफिसर, किसी भी संपादक, किसी भी पत्रकार का ठप्पा खुद पर, मैं बार बार कर रही हूँ, खुद पर या अपने काम पर नहीं पड़ने देना है। वरना होगा ये कि अगर आप मेहनत भी करेंगी तो भी कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा और लोग ये सोचेंगे कि आपको फलाने की वजह से प्रमोशन मिला है। मुझे पता है कि ये रास्ता बहुत मुश्किल है,
क्योंकि हो सकता है कि अगर कोई आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हो या अपने कैंपेन में या अपने गुट में लाने की कोशिश कर रहा है और आप नहीं आ रही हैं, तो हो सकता है कि आपकी मुश्किलें बढ़े, आपको परेशान किया जाए। कुछ हद तक इसे मानसिक प्रताड़ना भी कहा जा सकता है। तो वो होगा, लेकिन आपको भागना नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा माहौल हर क्षेत्र में मिलेगा। तो भागना तो समाधान है नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, उस चीज में पड़ना ही नहीं है। आपको अपने काम को मांझना है, अपने आप को खड़ा करना है। दूसरा कितना कमा रहा है या दूसरे का क्या हुआ, इससे ज्यादा इस बात पे फोकस रखिए कि आप क्या नया सीख सकते हैं, क्योंकि जितना सीखेंगे आप, जितना आगे बढ़ेंगी, उतने ही आपके लिए मौके खुलेंगे। और वैसे भी कोई भी संस्थान या कुछ भी ऐसा है, उस पर कोई भी जिंदगी भर के लिए नहीं रहता। और ना ही सही मायनों में देखा जाए तो कॉर्पोरेट भी यही चाहता है कि एक समय के बाद उसके कर्मचारी वहां ना रहें। और अगर कोई कर्मचारी रह जाता है तो उसे वो हटाने के लिए तमाम तरह की तिकड़मबाजी करते हैं। इसलिए किसी भी दफ्तर को या संस्थान को, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, अपना घर मत बनाइए। ये गलती हम लोग करते रहते हैं, ये हमने भी की है। उसको घर मत बनाइए, क्योंकि आप किसी की चाहे जितनी भी इज्जत करेंगी या किसी को कितना भी सम्मान देंगी, लेकिन उस व्यक्ति के लिए या उस संस्थान के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक कर्मचारी हैं। तो जब सामने वाला हमें सिर्फ और सिर्फ एक कर्मचारी समझ रहा है, तो हम वहां पे किस बात का रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। हमें भी प्रोफेशनल होना चाहिए, लेकिन प्रोफेशनल होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने काम से बेईमानी करेंगे। आप जब तक रहें, आपकी जिम्मेदारी संस्थान के प्रति है। अपना 100% दीजिए, 100% दीजिए। और अगर नहीं दे सकते हैं, जहां आपको लग रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी से कहीं ना कहीं समझौता हो रहा है या आपकी प्रगति रुक गई है, जितनी जल्दी हो सके वहां से विदा लीजिए। और मान लीजिए अगर आपको दिख रहा है कि आपको मौके नहीं दिए जा रहे हैं, तो इसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। मौके नहीं मिलने का अर्थ ये नहीं है कि आप सीख नहीं सकते हैं। आप वहां पे देखिए ना कि किस तरह से दिया जा रहा है या क्या हो रहा है। स्वाध्याय जो है वो किसी भी क्षेत्र की एक बड़ी बात है। स्वाध्याय यानी खुद सीखना। पुस्तकालयों में जाइए, सभाओं में जाइए। हो सकता है कि वो असाइनमेंट के तौर पर आपको ना मिला हो, लेकिन अगर वो आपके डे ऑफ के दिन है तो आप अपनी इच्छा से वहां पर जा ही सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब जाते हैं तो वहां जो आयोजक हैं उनको एकदम ये स्पष्ट कर दीजिए कि आप इस कार्यक्रम को कवर नहीं करने आई हैं, या आप निजी तौर पर यहाँ से जो भी है बात करना चाहेंगी या जो भी करना चाहेंगी। क्योंकि कंपटीशन बहुत है, प्रतियोगिता बहुत है। कई बार एक होता है कि एक बीट के क्षेत्र में अगर कोई दूसरा रिपोर्टर चला जाता है तो सामने वाले को, खासतौर सीनियर जो रिपोर्टर होते हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार होते हैं, उनको अपने ईगो पर यह बात लग जाती है। कारण है वो इतने असुरक्षित हैं कि वो ये बात स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं कि एक बीट में 2 लोग काम कर सकते हैं। तो ये उनके लिए अपमान वाली बात हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि वो आपकी शिकायत कर दें, प्रबंधन से कर दें, और आपकी छवि को खराब करने की कोशिश की जाए। तो एहतियातन इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका सीनियर जो है, आपका जो वरिष्ठ पत्रकार है, वो आपको अपने संपर्क देगा या आपको बताएगा, तो मैं आपको एकदम स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगी कि
पत्रकारिता या किसी भी क्षेत्र में, खासतौर से कॉर्पोरेट के क्षेत्र में, सब आपके सहयोगी नहीं हैं। वो एक हद तक प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं, सहकर्मी हो सकते हैं, सहयोगी बहुत कम मिलते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो आपके संपर्क सुधारने के लिए अपनी ओर से मदद का हाथ बढ़ाते हैं। अगर आपको ऐसे नंबर मिलते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा सम्मान कीजिए, लेकिन उम्मीद मत रखिए कि आपको कोई सीनियर रिपोर्टर अपने कॉन्टेक्ट्स निकाल के आपकी स्टोरी के लिए देगा। मान लीजिए अगर ऊपर से दबाव पड़ता है कि दिया जाए, तब अगर आपको वो नंबर्स दे भी दिए जाएं तो भी आपको जिंदगी भर सुनाया जाएगा कि फलाने ने, हमने ही तो इनकी मदद की थी, हमने ही तो इनकी मदद की थी। तो सवाल ये है कि आप नंबर कैसे निकालेंगे। एक तरीका है, एक तो आप वेबसाइट, जैसा मैंने बताया आजकल बहुत बड़ी सुविधा है, और दूसरा तरीका ये है कि अपना व्यवहार ऐसा बनाइए कि कोई आपको ना नहीं कर सके। और जिसने नंबर दिया या जिसने आपकी मदद की उसको याद रखिए, उनकी इज्जत कीजिए, लेकिन उनके प्रभाव में मत आइए। एक दूरी बनाते हुए भी हम एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं। आपका ध्यान पूरी तरह सीखने पर होना चाहिए, काम करने पर होना चाहिए। अगर आप अपने काम से ज़्यादा ध्यान अपने बॉस को खुश रखने में लगाएंगे या सीनियर को खुश रखने में लगाएंगे क्योंकि आपको वहां पे गुजारा करना है, तो ये लंबी दौड़ में आपकी मदद नहीं करेगा। कारण क्या है? वो ये है कि जब आप किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो होता यह है कि आपका जो फोकस खुद पे होना चाहिए, जो मेहनत आपको खुद पे करनी चाहिए, जो वक्त आप खुद के लिए देते, वो वक्त आप उन लोगों को देते हैं जो कि शायद डिजर्व न करते हों। और ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत देने का मतलब है कि एक तरह की गुलामी कहिए, गुलाम मानसिकता जब हो जाती है कि वो आपको अपना स्लेव समझने लगेंगे और आपसे उम्मीद करने लगेंगे कि आप वही काम करिए, जबकि आपने बस एक आदर रखते हुए वो चीज़ की थी। लेकिन कॉर्पोरेट है या राजनीति भी होती है, तो इस चीज़ को, आपके एक निश्चल व्यवहार को किस तरीके से कहाँ जाके मोड़ दिया जाएगा, उसे कौन सा रूप दे दिया जाएगा, आप नहीं समझ सकेंगे। आप सोच रहे हैं कि आपने मदद कर रहे हैं, आप उसका इज्जत कर रहे हैं, या किसी को इम्प्रेस करने से आपका प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में ये एक आत्मघाती कदम होता है। वो इसलिए कि बहुत से संस्थान ऐसे होते हैं जिनको नए लोग चाहिए, नए चेहरे चाहिए, और जैसे ही नया चेहरा आता है, वो जो चेहरा उनको इम्प्रेस करके वहां पे पहुंचा था, उसे धक्का मारने में वो 1 सेकंड का वक्त नहीं लगाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ खुद से ही प्यार करते हैं। तो इस राजनीति को समझिए। इसलिए रिपोर्टर दीदी की सलाह यही है कि जब भी काम कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, 100% कीजिए। अपना वक्त किसी को इम्प्रेस करने से ज़्यादा सीखने में लगाइए, क्योंकि सीखने में लगाएंगे, निपुण बनाएंगे, आपकी जो स्किल है वो बढ़ेगी, तो आपके लिए दरवाजे हर जगह खुले हैं। और मान लीजिए किसी भी सूरत में आपके दरवाजे नहीं खुले हैं, या कई बार हो सकता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण आपको नौकरी नहीं मिल रही हो, तो आज के दौर में आप अपना स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं। हो सकता है कि मुश्किल फैसला हो, लेकिन चूंकि आपको सब कुछ आता है, तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और ये बात रिपोर्टर दीदी अपने अनुभव से कह रही हैं। तो आज खास तौर से लड़कियों के लिए खुद को कमजोर मत समझो, किसी को खुश रखने की कोशिश मत करो, किसी की बदतमीजी बर्दाश्त मत करो, और जरूरत पड़े तो गुड़ में लपेट के जहर दे सकते हो। और ये मान के चलिए कि पत्रकारिता थैंकलेस जॉब है, लेकिन
थैंकलेस जॉब तो हर जगह है, हर जॉब ही थैंकलेस है, तो क्या हम काम नहीं करें? ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप अपने काम के जरिए समाज को कुछ देते हैं तो यकीन मानिए पत्रकारिता थैंकलेस जॉब नहीं रह जाती। और आज मैं आपको दिखाऊंगी, ये जो इतनी सारी जो ट्रॉफीज हैं आप देख रहे हैं, ये आपको बताता है कि जो पत्रकारिता है वो थैंकलेस जॉब नहीं है। बस ज़रूरत ये है, मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ये देखिए, मैंने आपको ये कभी दिखाया नहीं है, देखिए। तो थैंकलेस जॉब नहीं है, बस मैंने जो आपको बताया कि आपका जो फोकस है वो आपके काम पर होना चाहिए। किसी को खुश रखने के लिए काम मत करिए, वो लॉन्ग रन में आपके काम नहीं आने वाला है। बल्कि जो नया चेहरा मिलेगा तुरंत आपको धक्का मार दिया जाएगा, या फिर एक समय के बाद हो सकता है कि आपका प्रबंधन ही ऐसी चीजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, तो इसमें आप भी फंसेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।